नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम अपने चैनल के लिए एक नया वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। ये जो हमारा वीडियो है, हिंदुस्तान के समाजवाद धारा के सबसे बड़े नेताओं में से एक स्वर्गीय रामविलास पासवान, जिनका निधन 8 अक्टूबर 2020 को हो गया। आइए हम लोग शुरू करते हैं। इनका जो पृष्ठभूमि है, ये जिस जगह से आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ये बात है उस वक्त की जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। 5 जुलाई 1946 को इनका जन्म खगड़िया के सकरौली नाम के एक गांव में हुआ, जो बिहार में भौगोलिक पृष्ठभूमि में काफ़ी पिछड़ा हुआ एरिया है। जहां आप जाओगे तो सालों भर आपको पानी ही पानी दिखेगा। उस साधारण से कस्बे, एक महादलित परिवार में जन्म लिया हुआ बच्चा साधारण तरीके से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा को पास करता है। फिर इन्होंने अपने आगे की पढ़ाई के लिए खगड़िया, जो इनका जिला है, जो वर्तमान में भी बिहार राज्य में एक जिला है, वहाँ से कोसी महाविद्यालय से इन्होंने बीए की पढ़ाई की। उसके उपरांत इन्होंने पटना को रुख किया और वहाँ पे ये एमए और एलएलबी की पढ़ाई की। उसके बाद इन्होंने बिहार प्रशासनिक सेवा में अपना मौका दिया और ये एक पुलिस सेवा में डीएसपी के तौर पर नियुक्त हुए। लेकिन इन्हें पुलिस की नौकरी में इतना मजा नहीं आई। फिर इन्होंने अपना एक राजनीति, जिस दल से, मतलब जिस दलित बस्ती से आते थे, इनके पिता का नाम जामुन पासवान था, तो इन्होंने अपने बचपन की उम्र से देखा था कैसे महादलितों पर अत्याचार होता है। और इनका जो समाजवाद का सोच था, बाद में चल करके उसे बड़ा दल का साथ भी मिला। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, ये बात है 1969 की, जब इन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से सर्वप्रथम बिहार विधानसभा में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराई और एक विधायक के तौर पर नियुक्त हुए। फिर दूसरे टर्म में भी ये विधायक चुने गए। उसके बाद हमारे देश में आपातकाल का दौर चला। उस दौरान इन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। उसके बाद, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक बहुत बड़ा भूचाल आता है। वो वर्ष था 1977। इन्होंने जनता दल को ज्वाइन किया संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के अलावे। उस लोकसभा के चुनाव में हिंदुस्तान के 3 बड़े बड़े दिग्गज, जो आज के राजनीति के दिग्गज हैं, उस समय में ये काफ़ी युवा थे। मतलब उन तीनों की उम्र 25 वर्ष से 30 वर्ष के बीच में थी। वो नाम था शरद यादव, जो जबलपुर मध्य प्रदेश से चुने गए थे, लालू प्रसाद यादव, जो सारण, कई लोग उसको छपरा के नाम से पुकारते हैं, और तीसरा जो नाम था वो था रामविलास पासवान, जो हाजीपुर से चुने गए थे। दोस्तों, ये एक ऐसा चुनाव था जब दुनिया की जितनी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली देश है, वहाँ पे किसी एक व्यक्ति ने 3 लाख कुछ हजार वोटों से सबसे बड़े अंतर से जीत प्राप्त की थी। और इनका ये रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में उस समय में मौजूद था। हालांकि आज जब हमारे देश की आबादी बढ़ी तो ये रिकॉर्ड पीछे छूट गया। उसके बाद इन्होंने जनता दल का धुरी को चुना और जेपी के नेतृत्व में ये हिंदुस्तान स्तर के नेता के रूप में आकार ले चुके थे। इनकी पहचान दिल्ली स्थित दलित, महादलित ऐसे राजनेता के तौर पर होने लगी। ये जो मैं आपको शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, दलित महादलित, ये हम नहीं करते हैं, ये उसी किस्म के नेता करते हैं, या भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति का वोट बैंक बनाने के लिए लोग आमतौर पर प्रयोग करते हैं। हमें ऐसे शब्दों से परहेज है और किसी भी इंसान को समाज में नहीं करना चाहिए। इसके बाद इन्होंने अलग अलग लोकसभा के चुनाव में, जैसे 77 के बाद देश में 80 में चुनाव हुए, फिर 84 में हुए, इस तरह से ये चुनाव जीतते गए। और सर्वप्रथम बीपी सिंह के सरकार में इन्हें मंत्री बनने का मौका मिला। जब भी ये मंत्री बने तो उस समय भी इन्होंने अनेकों सामाजिक कार्य किए, जिसका मैं हर एक चीज़ का तो व्याख्यान नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उदाहरण के लिए आपको एक बात बताता हूँ। बेगूसराय, जो बिहार का एक प्रचलित जिला है, वहाँ एक जगह है बखरी। जब ये केंद्र में मंत्री बने तो इन्होंने अपने ऐच्छिक कोष से वहाँ एक एसटीडी का निर्माण कराया, जहाँ वो एक टेलीफोन का दौर था, जब बड़ी बात होती थी किसी से अगर कोई फ़ोन में बात कर ले तो, और वो निःशुल्क सेवा था, जिसका जो बिल आता था वो अपने सांसद के ऐच्छिक कोष से भरा करते थे। मतलब मेरा कहने का ये है, आप ऐसे समझ सकते हो इनका जो समाज के प्रति गहरा रुचि था वो कैसा था। हालांकि इनका जो वैवाहिक जीवन था उसमें इन्होंने 1983 वर्ष में जो इनकी पूर्व पत्नी थी उनको उन्होंने तलाक दे दिया और एक दूसरी पत्नी से विवाह किया, जिनका नाम रीना पासवान है, और उनके ही सुपुत्र चिराग पासवान है, जो आजकल उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उसके बाद ये अलग अलग चुनाव में जीतते आए। हालांकि इन्होंने 1991 में जो इनका पैतृक क्षेत्र था रोसड़ा लोकसभा, जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, उसके बाद उस लोकसभा से इनका जो भाई था रामचंद्र पासवान, वो वहाँ से जीतते रहे। 1999 में भी जीता, 2004 में भी जीते वो। तो 1991 के चुनाव में वो वहाँ आ गए।
ऐसे हिंदुस्तान के राजनीति में रामविलास पासवान जी को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है। मैं इससे जुड़ी रोचक तथ्य आपको बताता हूँ। रामविलास पासवान हिंदुस्तान के राजनीति में एकमात्र ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने, अगर 2009 की चुनाव का बात छोड़ दिया जाए, इसके अलावा जब से वो बड़े कद के नेता हुए तब से इन्होंने जिस किसी भी नेशनल लेवल के अलायंस में चुनाव लड़ा, जो प्री पोल था, चाहे वो यूपीए का दौर रहा हो या सोशलिस्टों का दौर रहा हो या जनता दल जो कांग्रेस को भगाने में देश का सबसे गैर कांग्रेसी सरकार का सन्मय कहिए आप, उन सभी के प्री अलायंस में रहते हुए रामविलास पासवान जीते। सिर्फ एक 2009 की चुनाव की बात करें जिसमें बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रामसुंदर दास ने उन्हें, उनके जो परंपरागत सीट हाजीपुर थी वहीं से उन्हें हरा दिया। हालांकि इस बात का दुख रामविलास पासवान और लालू प्रसाद यादव दोनों लोगों का था, जो मेरा यूपीए से अलग होने का फैसला अलग था। बाद में ये नरेंद्र मोदी के साथ आ गए। इस तरह से इनका जो समाजवाद का जो सोच है ये काफी बड़ा रहा है और इन्होंने अपने राजनीतिक दौर के दौरान अंबेडकर जयंती के दिन राष्ट्रीय स्तर पे छुट्टी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पोता को राज्यसभा में पहुंचाना, ऐसे बड़ी उपलब्धि है। इन्होंने 1983 में एक दलित सेना नाम के संगठन का स्थापना किया जिसमें हिंदुस्तान में तकरीबन 1200 जाति और उपजाति शामिल हुई और उसके नेता के तौर पर जो उन्हें दलित और महादलित का नेता का रूप में विशेष पहचान दिलाया। ऐसे तो आपको बहुत सारे लोग मायावती का भी नाम बताएंगे, लेकिन मायावती कांशीराम के द्वारा इलेक्टेड थे, उन्हें खोजा गया था। उन्होंने कोई बहुत बड़ा स्ट्रगल करके, अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो रामविलास पासवान आपको बड़े नेता दिखेंगे। हालांकि वो अलग बात है, मायावती सूबे के हिंदुस्तान के सूबे, सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री रही और सत्ता की शिखर पर काफी दिन तक बनी रही। रामविलास पासवान हमेशा दिल्ली आधारित राजनीति करते रह गए। उन्होंने 2000 ईस्वी में अपनी एक खुद की पार्टी बनाई थी, जिस पार्टी के वो अभी भी नेता थे, जिस पार्टी का नाम था लोक जनशक्ति पार्टी। इस पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अभी उनका सुपुत्र श्री चिराग पासवान जी हैं। ये पार्टी बिहार विधानसभा के चुनाव में बहुत बड़ी करिश्माई तो कभी नहीं कर पाई, लेकिन 2005 के फरवरी बिहार असेंबली इलेक्शन में अपना किंग मेकर के रूप में भूमिका निभाई। हालांकि राज्य में कुछ समय के बाद, जब तक सरकार का गठन में देरी हो रहा था, तत्कालीन राज्यपाल बूटा सिंह ने विधानसभा को भंग करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। उसके बाद इनकी पार्टी का दिन प्रतिदिन जनाधार खोते गया और ये एक व्यक्ति और जाति विशेष के राजनेता बनकर रह गए। और वर्तमान में भी जो इनके पार्टी के और भी लोग हैं, चाहे इनके सुपुत्र हो या इनका जो भतीजा है, वो सभी आरक्षित सीट से ही चुनाव लड़ते आए हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं ये एक समाज और एक व्यक्ति के नेता बनकर रह गए। लेकिन रामविलास पासवान का एक अलग आधार है। वो वर्तमान राजनीति में एक ऐसे नेता थे जिनका सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी से बराबर सन्मय था। तो हम लोग आशा करते हैं उनके द्वारा कहे गए सामाजिक मूल्यों को पालन करते हुए, जो उनका समाजवाद का धारा था, हालांकि वो अलग अलग दल में रहे, लेकिन अगर आप उसका निचोड़ निकालोगे तो सभी दल समाजवाद थे। इसके अलावा जो एक बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, वो इंदिरा गांधी के बाद देश के दूसरे सबसे बड़े नेता थे जिन्हें कलम यानी पेन जिससे हम लोग लिखते हैं उसका शौक था। वो अपने विदेश यात्रा के दौरान जहाँ भी गए और आज के वर्तमान पृष्ठभूमि में जब डिजिटल दौर का शुरुआत हो चुका है, उसमें एकमात्र ऐसे नेता थे जिनके पास आज के दौर में करीब करीब 4000 पेन है और उन्हें पेन का संग्रह भी कहा जाता है। ऐसा लोग बताते हैं जो लोग उनके घर इंटरव्यू के लिए जाते हैं, उन्हें कलमों का बहुत शौक था। अगर इनफैक्ट इतना, अगर कोई अच्छा कलम वो देखते थे तो सामने वाले व्यक्ति से मांग लेते थे। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहा हो तो आप कमेंट के रूप में जरूर पूछें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा वीडियो देखा।